Hi everyone, I hope all of you are doing well. I am Manat Sharma, and like you know that I have started off with my own YouTube, Instagram channel. So basically, I have started off with a new series. I am going to start off with a new series, and today is episode one of that series. We are going to understand the world through an economics lens. So this is a new series which I am starting off, wherein जो भी कोई इकोनॉमिस्ट्स की प्रिडिक्शन होती है जो हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया होता है बिकॉज बहुत सारी ज़्यादा ऐसे फोरकास्ट होते हैं, प्रिडिक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा जो इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी करते हैं. सो इकोनॉमिस्ट बहुत बार ऑलरेडी ये वार्निंग दे देते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन द इकोनॉमी. जैसे कि जो आज का एपिसोड है दैट्स रिलेटेड टू दिस ईरान वॉर एग्जैक्टली, कि 5 days बिफोर दिस वॉर एग्जैक्टली क्या हुआ था, एग्जैक्टली इकोनॉमिस्ट्स ने क्या प्रिडिक्ट किया था, एंड दैट वार्निंग विच नो बडी हर्ड. सो वी आर गोइंग टू गो बैक. हम रेट्रोस्पेक्टिव में चलेंगे 5 days बिफोर द ईरान वॉर, व्हाट एक्चुअली हैपेंड. एंड इकोनॉमिस्ट्स ने एक टर्म दी थी विच इज टीथरिंग रेजिलियंस. तो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था दैट इज टीटरिंग. इनफैक्ट टीथरिंग भी नहीं, टीटरिंग रेजिलियंस एक वर्ड दिया गया था दैट इज teetering resilience. Economists had used this word for the global economy. तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक टर्म यूज की गई थी. दिस इज एपिसोड वन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रीफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड थ्रू एन इकोनॉमिक्स लेंस. तो चलते हैं ऑन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, दैट व्हाट हैपेंड 5 days बिफोर द ईरान वॉर. क्या हुआ एक्चुअली में? ये वार्निंग्स दी थी विच नोबडी हर्ड. ग्लोबल इकोनॉमी वाज ऑलरेडी ऑन अ टाइट रोप. ऐसा कहा गया कि एक टाइट रोप है. टाइट रोप मतलब एक पतली सी तार चल रही है, एंड ग्लोबल इकोनॉमी इज स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रोप. ठीक है, नोबडी लिसन टू दिस वार्निंग. एंड हियर इज व्हाट दे एक्चुअली सॉ. जो सारा डेटा उन्होंने दिया है दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज सेशन. तो पीडब्ल्यूसी का ये 2026 का आउटलुक था, इकोनॉमिक आउटलुक. पीडब्ल्यूसी, आई होप यू गाइस नो, ये आपके जो बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स है, अकाउंटेंसी फर्म्स है, उनमें से एक है. इनकी ये एक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया था दैट देयर आर सर्टेन प्रेडिक्शंस अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी. तो ये सीरीज है फ्रॉम टीटरिंग टू टॉपलिंग सीरीज है ये, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है, क्या होगा. एंड we are going to continue this series. I hope you're going to stay put and you're going to join, you're going to join this channel and be a part of my journey. चल शुरू करते हैं कि बिफोर द एक्चुअल स्टॉर्म, 5 days बिफोर द एक्चुअल स्टॉर्म, यानी कि ये फर्स्ट, हम 9 मार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर. पीडब्ल्यूसी ने वार्न किया दैट ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑन टीटरिंग ग्राउंड. टीटरिंग ग्राउंड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम इतनी पतली सी रोप पे खड़े हैं कि यहाँ पे हल्की सी भी हलचल महसूस हुई, सो द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी फ्रिजाइल एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक. ऐसा पीडब्ल्यूसी ने वार्न किया. 12 मार्च को आप देख लीजिए क्या हुआ. यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ईरान. यूएस और इजराइल ने मिलकर स्ट्राइक किया ईरान पर. ऑयल क्रॉस्ड ऑलमोस्ट $110 पर बैरल. आप ये देखिए, इतना ज्यादा हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज देखी. 4 मार्च को यूएस ने अपना जीडीपी जो है वो रिवाइज किया, विच was 0.7%. And we are seeing a stagflationary situation in the country, in US. Stagflation का क्या मतलब है? What is the meaning of stagflation? जहाँ पर आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और स्टैग्नेंट है बेसिकली वहाँ पे ग्रोथ, स्टैग्नेंट ग्रोथ है. तो ये हमने देखा. तो यूएस ने अपनी जीडीपी को रिवाइज डाउन किया टू 0.7%. स्टैग्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहाँ पर आए. तो जहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इन्फ्लेशन. तो 9 मार्च को ऑलरेडी पीडब्ल्यूसी ने वार्न किया, ये इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया. इस आउटलुक रिपोर्ट में, इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में ये लिखा गया था. 12 मार्च को हमने स्ट्राइक्स देखे यूएस इजराइल के बीच में. 14 मार्च को यूएस ने अपना जीडीपी रिवाइज डाउन किया टू 0.7%. ये एपिसोड व्हाई डज इट मैटर राइट नाउ इज बिकॉज ईरान डिड नॉट नीड अ फ्रेजाइल इकोनॉमी. हम कहते हैं ना कि ईरान की वजह से या फिर इस वॉर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में.
ईरान ने नहीं फ्रेजाइल इकोनॉमी बनाई, ईरान वॉर डिड नॉट क्रिएट अ फ्रेजाइल इकोनॉमी, उसने बस एक इकोनॉमी को ब्रेक किया जो ऑलरेडी फ्रेजाइल थी। तो हम ऑलरेडी एक टाइट रोप पे खड़े थे, वी वर ऑलरेडी ऑन अ टाइट रोप, और ईरान में जैसे ही टर्बुलेंस हुई, हम यहाँ से पूरी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में टर्बुलेंस हुई। So Iran war did not create a fragile economy. In fact, it broke an already fragile economy. तो ये वार्निंग जो है इस एपिसोड में हम देखेंगे, वो वार्निंग के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट ने ऑलरेडी ये वार्निंग दी थी एंड हमने इग्नोर किया, ग्लोबल लेवल पे इसे इग्नोर किया, एंड नाउ वी आर हियर टुडे। तो टीटरिंग रेजिलियंस क्या है? यही टीटरिंग रेजिलियंस का यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, रेजिलियंस मतलब हम ठीक ठाक चल रहे थे, टीटरिंग रेजिलियंस थी, तो मतलब हिलती हुई रेजिलियंस थी, बहुत बारीक चीज पर हम चल रहे थे। सो द वर्ल्ड इकोनॉमी और द ग्लोबल इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट ऑन अ वेरी नैरो बेस ऑफ फोर्सेस। तो हम बहुत ही नैरो बेस ऑफ फोर्सेस पे वी वर ग्रोइंग, और अगर एक भी ऐसा शॉक आया तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। तो ऐसा ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया गया था इन दिस PwC एनुअल ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट ऑफ 2026, जिसमें ये कहा था कि वी आर ऑलरेडी, हम ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन एक शॉक नहीं आया दैट द एंटायर इकोनॉमी इज गोइंग टू डिसरप्ट, एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू डिसरप्ट। तो हम बैलेंस तो ठीक लेकिन फ्रेजाइल थे, वी आर बैलेंस्ड बट फ्रेजाइल। ग्रोथ हो तो रही है लेकिन रेस मार्जिन्स पे ग्रोथ हो रही है, and there's no meaningful buffer to absorb the shocks, and now you can see that these shocks are actually grappling the world economy, it is also impacting the Indian economy। हम एक नैरो सपोर्ट बेस पर हैं, only a handful of sectors and countries are driving global growth। सिर्फ कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो ग्लोबल ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहे हैं, बाकी सब स्टैग्नेंट है। और ये इकोनॉमिस्ट ने ऑलरेडी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, दैट मींस द वर्ल्ड इकोनॉमी, अ लॉट ऑफ सेक्टर्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी वर ऑलरेडी स्टैग्नेंट, है ना। इसमें कुछ हिडन फ्रैक्चर्स भी थे, सरफेस सरफेस से बाहर बाहर ऊपर ऊपर से सब कुछ बहुत सही चल रहा था, बट बीनीथ इट देयर वर स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो बहुत धीरे धीरे करके वाइडन हो रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हिडन फ्रैक्चर, आई होप यू गाइस कैन सी हियर, हिडन फ्रैक्चर्स हैं। ऑन द सर्फेस एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस, लेकिन असलियत में अंदर ही अंदर एवरीथिंग इज वेरी वेरी वीक। आई होप ये चीज आप समझ रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट द ग्लोबल ग्रोथ, हम डेटा की यहाँ पे बात करते हैं, हाउ मच हैज इट स्लोड। इस आउटलुक में क्या लिखा था? अगर हम प्री पैंडेमिक एवरेज देखें ग्लोबल इकोनॉमी का, सो इट वाज 3.2%। ये हिस्टोरिकल नॉर्म रहा है दैट द ग्लोबल इकोनॉमी और द ग्लोबल ग्रोथ इज 3.2%, एंड 2026 का यूएन फोरकास्ट क्या है? 2.7%। यानी कि गैप कितना है, ये शॉर्टफॉल कितना है? हाउ मच इज दिस शॉर्टफॉल? इट इज 0.5%। यानी कि ग्रोथ तो बिल्कुल ही परमानेंटली डिसअपियर हो गई है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, वी आर स्टैग्नेंट। हम धीरे धीरे वी आर धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स नहीं है, माइंड यू, दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स। ईच 0.1% ड्रॉप इन ग्लोबल जीडीपी, अगर एक 0.1% ग्लोबल जीडीपी में कम होता है ना, इट इम्पैक्ट्स द जॉब्स, वेजेस कम हो जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं ऑफ द रियल पीपल। इकोनॉमीज तो ये शॉक्स क्रिएट कर रही हैं, दिक्कत तो हो रही है, they are fighting with each other, but how is it impacting us? How it is impacting the real people worldwide? That is what matters। अगर 0.1 परसेंटेज भी कम होता है ना, तो इतनी सारी millions of jobs are lost, millions of people do not get wages, millions of people come below the poverty line, right? Right? So why is the global economy actually slowing down? हमने वॉर को बोल दिया कि वॉर चल रहा है इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, लेकिन पहले से ही हमारी स्लो डाउन चल रहा था, पहले से ही स्लो डाउन चल रहा था। सो फर्स्टली व्हाट आर द मेजर रीजंस? एक तो टैरिफ वॉर्स, हमने देखा है दैट व्हाट हैज यूएस डन। ट्रम्प ने अपने टैरिफ्स लगा लगा के, कभी कोई टैरिफ कभी कोई टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया दैट दीज आर नॉट करेक्ट, ठीक नहीं कर रहे हैं आप, उसके बावजूद ही इज फाइंडिंग सम और द अदर वे टू पुट इन टैरिफ्स ऑन द कंट्रीज। यूएस चाइना इंडिया जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे हैव डिसरप्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन्स।
यूएस चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गई है। हमने कुछ समय पहले भी देखा था दैट चाइना हैड restricted and put an export ban on the rare earth metals. Rare earth metals बहुत important है for the economy. तो rare earth metals को उन्होंने export ban लगा दिया था, है ना। तो जो बैन लगाया था वो 2025 में तो हमने डिले देखा उसमें कि ठीक है, बट नाउ वी आर सीइंग द एक्चुअल इम्पैक्ट। 2026 में हमें वो इम्पैक्ट देखने को मिला है, राइट। सेकेंड, द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जियोपॉलिटिकल शॉक्स। रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन में क्या चल रहा था, मिडिल ईस्ट में क्या इंस्टेबिलिटी चल रही है। यू कैन सी द एंटायर मिडिल ईस्ट और द वेस्ट एशियन कंट्रीज आर इन अ वेरी पुअर कंडीशन राइट नाउ। ताइवान में अनसर्टेनिटी है, एट द ग्लोबल लेवल वी हैव अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे फ्रीज आउट हो गए हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम रोज शॉर्टेज देख रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की शॉर्टेज देख रहे हैं, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज देख रहे हैं, एलपीजी की शॉर्टेज देख रहे हैं, यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी की शॉर्टेज देख रहे हैं, व्हिच इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इंडिया की मैं बात करूं तो ऐसे ग्लोबल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। persistently high interest rates। तो यूएस ने क्या किया है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने रेट्स को अपने एलिवेट रखा है। रेट्स जो है मतलब कि क्या वो रेट्स ऑफर कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो यूएस में तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऑफर कर रहे हो, वो हाई रख रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई पीपल आर पुटिंग देयर मनी इन द यूएस इकोनॉमी ओनली, जिस वजह से यूएस डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। द यूएस डॉलर इज बीइंग इज स्ट्रेंथनिंग, जिस वजह से इंडिया जैसी जो करेंसीज है, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। तो जो भी इन्वेस्टर्स एंड ऑल सब यूएस के पास जा रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। सो वी आर फेसिंग अ कैपिटल स्क्वीज, वी आर फेसिंग हायर बोरोइंग कॉस्ट्स। फिर एआई बूम तो हो रहा है, बट वी आर सीइंग एन अनइवन इम्पैक्ट। एआई में वी आर सीइंग अ बूम, लेकिन उसमें भी अनइवन इम्पैक्ट है। मतलब कि कुछ सेक्टर्स में एआई का इम्पैक्ट अच्छा चल रहा है, कुछ सेक्टर्स में एआई का इम्पैक्ट अच्छा नहीं चल रहा। AI driven productivity gain remains confined to the technology sector। सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम उसका बेनिफिट देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यहाँ पे प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है वहीं पे अच्छा चल रहा है। सो अनइवन इम्पैक्ट है एआई बूम का भी। एआई बूम तो है लेकिन अनइवन है। These are the reasons that why the global economy was slowing down। और इसी इकोनॉमिक आउटलुक में ये कहा था पीडब्ल्यूसी की। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया के पास क्या रिस्क है, इसकी बात कर लेते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने प्रोजेक्ट किया है दैट इंडिया इज एट 6.9% जीडीपी ग्रोथ। ये प्रोजेक्ट किया है, व्हिच इज फाइन, गुड इनफ। वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया अपना ओन जीडीपी टारगेट टू 7.6% फॉर फाइनेंशियल 26, वेल अबव द टारगेट। तो अच्छा खासा है, दैट मींस इंडियन इकोनॉमी इज शोन टू बी क्वाइट रेजिलिएंट। मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएलआई स्कीम्स कीपिंग द डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग। तो हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड का जो कंपोनेंट है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। दैट इज व्हाई आवर इकोनॉमी, दैट इज व्हाई द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, दैट इज व्हाई द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। यूएस इंडिया ट्रेड डील जो हो रही है, साइन होगी, अभी इंटरिम ही है, वो साइन होगी तो उससे जो टैरिफ अनसर्टेनिटी है वो कम हो गई है। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो ये तो अपॉर्चुनिटीज है। बट व्हाट आर द रिस्क्स। सबसे पहला रिस्क तो ये है दैट रुपी वाज एशियाज वीकेस्ट मेजर करेंसी थ्रू 2025। हमारी करेंसी वीकेस्ट करेंसी थी, एशिया की वीकेस्ट करेंसी। दैट मींस रुपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर इमेंसली। यानी कि हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, दैट इज बीइंग इम्पैक्टेड। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे, राइट। सेकेंडली, जो फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज है, वी आर सीइंग रिकॉर्ड फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज। यूएस रेट्स रिमेन अट्रैक्टिव, यूएस रेट्स अभी भी अट्रैक्टिव है, सब लोग अपना पैसा यूएस में डाल रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की,
लेकिन डॉलर तो वीक होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि डॉलर और स्ट्रांग हुए हुए जा रहा है। एंड अब बिकॉज ऑफ दीज टेंशन एंड ऑल, यू आर सीइंग दैट गोल्ड से ज्यादा लोग यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि गोल्ड इज द सेफ हेवन एसेट, लेकिन सब इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं? दे आर इन्वेस्टिंग इन द यूएस डॉलर। जिस वजह से डॉलर और स्ट्रांग होता जा रहा है और अप्रिशिएट करता जा रहा है, और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती जा रही है। एक्सपोर्ट्स हमारे हिट हुए हैं, टैरिफ्स एंड ऑल लगे तो उससे एक्सपोर्ट्स हमारे हिट हुए। लेदर सेक्टर्स, टेक्सटाइल, दे वर बैडली अफेक्टेड। और अगर ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन हुई, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू डैम्पन इंडियाज एक्सपोर्ट आउटलुक। तो ये कुछ रिस्क्स हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी है लेकिन रिस्क्स भी है। दैट मींस अभी के लिए तो वी आर रिजिलियंट, अभी के लिए वी आर रिजिलियंट, but if this continues, if this war continues, then it is also going, we are also going to see the impact on India. और जो ये वाला डेटा है ना, ये आया है आपकी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से, इंडिया आउटलुक 2026 की रिपोर्ट से आई। ये आरबीआई डेटा है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है इसके अंदर, जो मैं लेकर आई हूँ। दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स, दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स। तो अब इकोनॉमिस्ट क्या वॉच करें, व्हाट आर दे वाचिंग इन 2026? फर्स्टली, कि फेडरल रिजर्व रेट का डिसीजन क्या रहता है। अगर फेड रेट कट्स हुए, अगर फेड ने रेट कट्स लेकर आए, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर इंडिया, बिकॉज फिर लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे, नॉट इन द यूएस। सेकेंडली, जो चाइना का रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस है, गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्ट्स इट विल रीच द हाईएस्ट लेवल इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अगर मैं चाइना की बात करूं, उनका करंट अकाउंट सरप्लस में है बहुत ज्यादा, एंड दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूरोप। ठीक है। फिर एआई प्रोडक्टिविटी स्पिल ओवर, हमने देखना है कि एआई की जो प्रोडक्टिविटी, हाउ इज इट स्प्रेडिंग ओवर, इसका डोमिनो इफेक्ट, इसका रिपल इफेक्ट क्या है। अभी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर पे कन्फाइंड है, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वो हम देखेंगे। एंड सेकेंडली, इंडिया का पब्लिक और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइकिल क्या रह रहा है। बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारा काफी ज्यादा अच्छा है, एंड गवर्नमेंट इज कमिटेड कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंडिचर को क्राउड आउट ना करे, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अगर दोनों गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही इकट्ठे चले, तो हमारी इंडिया की ग्रोथ 8% से भी ज्यादा हो सकती है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू सी इज दैट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट शुड बेसिकली क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या मतलब है इसका? क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है वैसे? क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब कि देखो, इकोनॉमी में सेम पूल ऑफ फंड से पैसा बोरो करती है गवर्नमेंट भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी। तो इफ गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव द ऑल द रिसोर्सेज, तो उनको भी बोरो करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी सेम पूल ऑफ फंड से, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कम पैसा रह जाएगा, दे कांट इन्वेस्ट। तो यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाती है। बट व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन कब हो सकती है? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाई, रोड बनाए, हाईवेज बनाए, बहुत अच्छे बने, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गई प्राइवेट सेक्टर की। उस वजह से क्या है कि अब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल अगर इकट्ठे मिलके बहुत आगे बढ़ी, so India's growth could exceed 8% even. So this is what the economists are actually watching in 2026. So this was episode 1, जहां पे हमने क्या देखा, 5 days before the Iran war. Next episode coming up, if I talk about the next episode, हम देखेंगे how US Israel strikes Iran, कैसे oil spikes हो गए from कैसे oil जो prices है वो बहुत बढ़ गए from $70 to 110 plus billion dollars per barrel, है ना, $110 billion per barrel। और इंडिया का डबल बाइंड क्या है, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज एपिसोड 2, फ्रॉम टीटरिंग टू टॉपलिंग। ये हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रीफ का सेकेंड एपिसोड। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन द सेकेंड एपिसोड वेरी वेरी सून। सो आई होप यू guys are going to stay and stay put in this, and we are going to meet up in the next session. Thank you so much everyone. I hope you guys are going to follow economics with Mannat. Understanding life through economics is the basic motive, but I am also starting ऑफ विद दिस पर्टिकुलर एपिसोड सीरीज, जहाँ पे मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमी, ये जो सीरीज का नाम है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रीफ।
तो यहाँ पे आई बेसिकली डिस्कस जो भी इकोनॉमिक्स की प्रिडिक्शन रही है, मतलब कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू एन इकोनॉमिक्स लेंस। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए है, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद मन्नत। आपने बस लिखना है मन्नत एजुकेटर एंड यू विल हैव एक्सेस टू माय टेलीग्राम handle. वहां पे I'm going to send the PDF. You can join my Instagram and YouTube channel Economics with Mannat, and I bring in a lot of more important and interesting stuff. So if you like, do follow and wait for the next session very very soon. Thank you and have a great day.